Good morning to you all. Sorry for the late videos because there were some circumstances. That's why I was unable to make videos. Okay, so I promise you all that from today onwards I will make 2 videos per day, and I will upload all these videos on my channel Biology at Fingertips by Saurabh Yadav. As we were discussing about a chapter that is mineral and nutrition, in that we have completed in the previous lecture the deficiency of various elements and what are the symptoms that arises due to the deficiency of any elements in plants, for example chlorosis, necrosis, all these we have done. But I have written here some special point. Why I am डिस्कसिंग दिस स्पेशल पॉइंट, दिस इज बिकॉज मैंने देखा है कुछ सालों में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पूछ लिए जाते हैं जो बहुत ही बेसिक होते हैं. ओके, ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में दिए हुए हैं लेकिन एक जगह नहीं है, पजल के फॉर्म में इधर उधर दे रखे हैं. तो मैंने सोचा इन सारे पॉइंट्स को एक जगह बता दूं क्योंकि ये सब कुछ रिलेटेड है टू द एलिमेंट्स. दिस मीन्स ऑल द एलिमेंट्स जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स है उनसे. सो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाता हूं जो इसी में आप इंक्लूड करेंगे सम स्पेशल पॉइंट्स. सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं. एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्लांट, और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल की उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल वॉल. क्या बोलेंगे, सेल वॉल. और सेल वॉल के अंदर में जो भी चीजें होती हैं उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कहते हैं. तो कुछ समय पहले पूछा गया था व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट. क्या पूछा गया था, व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट दैट मेक्स अप द प्रोटोप्लाज्म. यानी ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो ऑर्गेनिक एलिमेंट है जो मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं. तो ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो अगर मैं बोलूं कंस्टिट्यूएंट, जो प्रोटोप्लाज्म के कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स हैं उनको कैसे याद कर सकते हैं. तो एक सिंपल सा ट्रिक है जिससे आप प्रोटोप्लाज्म के कंस्टिट्यूएंट को याद कर सकते हैं. Suppose that trick is, suppose if anybody is asking about me, my name is Saurabh. So if he is not familiar with my name, then he will definitely ask कौन Saurabh. तो trick is same, कौन Saurabh. ठीक, C for carbon, H for hydrogen, O for oxygen, N for nitrogen, and from Saurabh I am taking S for sulfur. Okay, so these are the organic constituent that found in the protoplasm of either plant cell or animal cell. As we are discussing with the plant cell, so I have drawn the plant cell. लेकिन चाहे वो एनिमल सेल हो वहां भी प्रोटोप्लाज्म का यही कंस्टिट्यूएंट होगा. क्या होगा, कौन, Saurabh. That is carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. So the basic constituent of the protoplasm is कौन, Saurabh. This is the first point which I want to discuss with you. The next point, or we can say that second point, sometimes question may be asked as framework element. Which of the following is known as framework element? कौन सा एलिमेंट, फ्रेमवर्क. सिंपली अगर बोले एक बिल्डिंग तैयार करते जो बिल्डिंग का ढांचा होता है उसी को क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क. तो ये जो फ्रेमवर्क एलिमेंट्स होते हैं
वो है 3, कौन है बेटा? 3 कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। why I am telling it as framework element? इन तीनों को मैं फ्रेमवर्क एलिमेंट क्यों कहता हूं? क्यों? क्योंकि बेटा ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं। ये क्या होते हैं? मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के, और किसके? प्रोटीन के, और किसके? फैट्स के, और किसके? एंजाइम्स के, या फिर किसके? न्यूक्लिक एसिड के। ओके, तो जब कभी भी आप स्ट्रक्चर देखोगे, चाहे कार्बोहाइड्रेट का देखो, चाहे प्रोटीन का देखो, चाहे फैट, चाहे एंजाइम, या फिर चाहे न्यूक्लिक एसिड का देखो, किसी का भी देखिए, वहां पे जो फ्रेमवर्क यानी ढांचा जो होगा, मेन पार्टिकल जो उसमें होंगे वो होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज नोन एज फ्रेमवर्क एलिमेंट। आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल simple carbohydrate, simple carbohydrate, as you all aware about the glucose, the molecular formula of glucose C6H12O6. So what you are going to see that it contains carbon, it contains hydrogen, it contains oxygen, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दैट्स वाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही मिलके पूरा ग्लूकोज बना रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला? फ्रेमवर्क एलिमेंट। अगर मैं बात करूं प्रोटीन, तो प्रोटीन की जो मोनोमेरिक यूनिट होती है या जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है, वो बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके क्या बनता है? प्रोटीन। तो अगर मैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखो, ये तो समझ में आ गया। अगर मैं कोई भी अमाइनो एसिड ले लूं, कोई भी अमाइनो एसिड ले लूं, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड C डबल बॉन्ड O H, दिस इज द अल्किल ग्रुप, NH2 और कोई H। यहां भी अगर देखोगे कार्बन, ऑक्सीजन और क्या है? हाइड्रोजन। सो जो अमाइनो एसिड का फ्रेमवर्क और प्रोटीन का जो फ्रेमवर्क है वो भी किससे बन रहा है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अगर मैं बोलूं फैट की बात करूं, किसकी बात करूं? फैट की बात करता हूं, तो देख लेते हैं फैट जो है वो कैसे बनता है। तो देखिए ग्लिसरॉल CH2OH, CHOH और CH2OH, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लिसरॉल। ये कंबाइन होता है 3 फैटी एसिड के साथ में। कितनी फैटी एसिड? 3 फैटी एसिड्स, R1 C डबल बॉन्ड O, और इधर में क्या कर दिया? OH। इधर में R2 C डबल बॉन्ड O, और इधर में क्या हो गया? OH। यहां पे मैंने ले लिया R3, अल्किल ग्रुप को बस मैंने चेंज कर दिया है, OH। दिस इज द फैटी एसिड। अब जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो रिमूवल ऑफ किसका होगा? H2O का रिमूवल होगा, H2O का रिमूवल होगा, H2O का रिमूवल होगा। तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा, जो बन के आएगा वो कुछ ऐसा होगा, CH2O C डबल बॉन्ड O R1। दिख रहा है? फिर CHO C डबल बॉन्ड O R2,
CH2O C डबल बॉन्ड O R3, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड। या इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फैट। क्या बोलते हैं? फैट। तो जब आप फैट का भी स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पे भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी CHO यही क्या होगा? फ्रेमवर्क होता है किसी भी एलिमेंट का, दैट चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे एंजाइम हो, चाहे फैट हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो। अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तो वहां देख लीजिए, अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तो जो न्यूक्लिक एसिड होती है उसमें पेंटोज शुगर होता है। कौन सा शुगर? पेंटोज शुगर। न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे वहां पे पेंटोज रिंग होती है या पेंटोज शुगर होता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, HOH 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 OH CH2OH। ठीक है। The every dot point here is represented by carbon. What it is? Carbon. So this pentose sugar of nucleic acid also contain carbon, hydrogen, oxygen. So in this way we can say that carbon, hydrogen, oxygen is the framework of either it will be carbohydrate, protein, fats, enzyme or nucleic acid. Okay, write it down. The next point, which is the most important point, why I am saying that, because it is asked so many times. Third point, that is critical elements. What are the critical elements? There are basically three critical elements that are required by the plants in large amount. Why I am saying that it is critical elements? It is critical under the category of critical because it required in the higher doses. First of all, it required by plant in higher doses. यानी इनको हम लोग क्रिटिकल एलिमेंट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्लांट्स में ये ज्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं. And what are the examples? The examples are really much important. NPK. What it is? NPK. That is nitrogen, phosphorus and potassium. These three elements are known as critical elements, and as I have written that it is required by the plant in the higher doses. As we know that all the elements are taken by the plants from the soil, and if they start absorbing nitrogen, phosphorus, potassium in larger amount, then तब क्या होगा? There will be deficiency of that element. नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, इनकी डेफिशिएंसी होने लगती है किसमें? सॉइल में. इसीलिए फार्मर्स यूज करते हैं किस चीज का? फर्टिलाइजर्स. किसका यूज करते हैं? फर्टिलाइजर्स. और फर्टिलाइजर्स कुछ नहीं होता है, बेसिकली जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है? यही चीजें होती हैं. क्या? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम. इसी को बार बार डालते हैं ताकि
जो भी प्लांट होता है ये तो रिगेन कर रहा है, ले रहा है बहुत तेजी से, तो शॉर्टेज हो सकता है उस पूरे फील्ड में किस चीज का, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का। तो शॉर्टेज को ना होने के लिए वो लोग वहां पे जल्दी जल्दी फार्मर्स क्या डालते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और सल्फर से बने हुए क्या, फर्टिलाइजर्स। फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप लोग यूरिया के बारे में सुना होगा, यूरिया इज ऑल्सो अ फर्टिलाइजर। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहां पे आपको देखने को क्या मिल रहा है, इट कंटेन्स नाइट्रोजन। सो जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके अंदर में क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के क्या होते हैं, एलिमेंट्स। ये बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रिटिकल एलिमेंट्स। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, इसीलिए शॉर्टेज ना हो आपके खेतों में इनका, इसलिए बार बार फार्मर्स क्या ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स। और उन फर्टिलाइजर्स में बेसिकली होता क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रिटिकल एलिमेंट्स। दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट and it is the most important point. Why I am saying it is a most important point, because it is given in this chapter. Okay, this is the most important point. अब अगर आगे चलें तो next point which I want to discuss with you, that magnesium remain left after chlorophyll burning। ये कह रहा है कि जो मैग्नीशियम पाया जाता है आपके क्लोरोफिल में वो बच जाता है। जब कभी भी आप क्लोरोफिल को जलाओगे तो उससे पहले सिंपली, ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं है क्लोरोफिल का, लेकिन जो सिंपल स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का वो मैं ड्रॉ करता हूं। जैसे जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, बीच में सेंट्रल एलिमेंट की तरह कौन बैठा हुआ है, मैग्नीशियम, और ये 4 डायरेक्शन में जुड़ा होता है पाइरोल रिंग से। किस रिंग से, नाइट्रोजन, 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 इससे जुड़ा होगा नाइट्रोजन से। ये जो नाइट्रोजन की रिंग होती है आपस में भी जुड़ी होती है, और ये जो नाइट्रोजन की रिंग होती है इसको हम बोलते हैं पाइरोल रिंग। कौन सा रिंग, पाइरोल रिंग। ये जो, अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो मैग्नीशियम कहां बैठा हुआ, छुप के एकदम अंदर में सेंटर लोकेशन पे। तो जैसे ही आप बर्न करोगे ये सारी चीजें बर्न हो जाएंगी साइड वाली, बस बचेगा क्या उसमें, जो सेंट्रल पार्ट में जो एकदम पीत में है, एकदम अंदर में है, वो क्या है, मैग्नीशियम। तो ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब क्लोरोफिल को बंद कर दिया गया तो क्या पार्ट बचा होगा उसका, तो कौन सा पार्ट बचेगा, मैग्नीशियम। नोट इट डाउन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। इससे पहले हमने 2-3 चीजें बताई थी कि जो
इक्विलिप्टस का पौधा होता है उसमें कुछ अमाउंट में क्या पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गोल्ड, बताया था ना। तो उसी तरह से कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो दिया हुआ था, एम्स में पूछा हुआ है कि गोल्ड के कुछ एलिमेंट्स किस में पाया जाता है, और वहां पे एक प्लांट का नाम दे रखा था, दैट इज टेरिडोफाइट्स प्लांट, दैट इज इक्विसिटम। और उस समय किसी ने पढ़ाया नहीं था, तो उस समय क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई। तो वही चीजें जो दो प्लांट्स कुछ बहुत ही कम अमाउंट में क्या पाया जाता है, गोल्ड पाया जाएगा इन टू प्लांट्स, एक इक्विसिटम और एक किसमें पाया जाता है, मस्टर्ड, along विथ इक्विलिप्टस। इक्विलिप्टस तो पहले ही मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है। अब कुछ अमाउंट जो बोल रहे हैं 6 पॉइंट a very little amount of gold is found in two plants which you have to keep in your mind, that is equisetum and mustard plant. Okay, or the third which we have already done, that is eucalyptus. Okay, third I have already done. So a very little amount of gold is also found in equisetum, mustard plant and eucalyptus, which I have already done. So ये जो तीन चीजें हैं, इक्विसिटम, मस्टर्ड प्लांट और इक्विलिप्टस, इसमें बहुत ही कम अमाउंट में आपको क्या मिलता है, क्या मिलेगा, गोल्ड। क्या मिलेगा आपको, गोल्ड। तो ये सारे जो 5-6 पॉइंट्स मैंने बताए ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि जब मैंने डिस्कस किया तो पहले पॉइंट से लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट रह गया। पहले आप ये नोट डाउन कर लें कि एक वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ गोल्ड इज ऑल्सो फाउंड इन इक्विसिटम, मस्टर्ड और इक्विलिप्टस में पाया जाता है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये भी समटाइम पूछा गया है, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सपोज इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी उसमें से कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें से उसका 98% मास, कितना मैंने बोला, 98% मास जो होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसका 98% मास जो होता है वो 6 एलिमेंट से मिलके बना होता है। और वो कितने एलिमेंट से बना हुआ है, 6 एलिमेंट्स। और इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है, अगर कोई कैप मांग रहा है तो जो नहीं, जिसको नहीं मालूम वो क्या बोलेगा, कौन सा कैप या कौन कैप। सिंपल सा ट्रिक है, जो ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं, कौन कैप, CHONCAP, कौन सा कैप। ओके, कौन कैप। C simply stand for carbon, H stand for hydrogen, O stand for oxygen, N stand for nitrogen, Ca stand for calcium, and P stand for phosphorus. Okay, so these are the points that are really much important, जो आपको रिमेम्बर करने होंगे अगर आप लोग कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते यहां से। तो एक जगह पे मैंने आज कौन कौन से एलिमेंट्स लिए उन सबका रिवीजन करा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये वीडियो अच्छी लगे और समझ में भी आए। ठीक है, तो एक जगह पे मैं सारे पॉइंट्स लिखता हूं जो अभी तक हमने इसमें किया। ओके, देखिए पहला पॉइंट हमने पढ़ा, कौन सा एलिमेंट, जो प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट्स थे।
कौन से कंस्टिट्यूएंट्स? प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट्स। तो इसको मैंने बोला कि आप याद कर सकते हो कैसे? कौन? सौरभ। कैसे बता या बोला? CHON और क्या बोला? सौरभ। ओके, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन और सौरभ से निकाल लीजिए S फॉर सल्फर। इसके बाद जो दूसरा हमने पढ़ा वो हमने बोला कि दूसरा जो है फ्रेमवर्क एलिमेंट्स। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो फ्रेमवर्क बनाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का हो, चाहे प्रोटीन का हो, चाहे फैट का हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो, किसी का भी हो। तो ऐसे 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े, CHO कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, दिस इज द पॉइंट। ओके, तीसरा जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि कुछ एलिमेंट, जो कौन से एलिमेंट होते हैं काफी जरूरी होते हैं और हायर अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एलिमेंट? क्रिटिकल एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट कहेंगे इसको? तो क्रिटिकल एलिमेंट्स में कौन से हो? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर आप क्लोरोफिल को बर्न कर रहे हो, किसको बर्न कर रहे हो? क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल की आपने क्या कर दी? बर्निंग। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बच जाएगा? तो जो बच जाएगा वो कौन सा है? मैग्नीशियम बच जाएगा। ये सारे पॉइंट्स हमने किए, 1 2 3 4। पांचवा इसके बाद जो हमने किया कि भैया कुछ गोल्ड एलिमेंट्स, पांचवा हमने किया, अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि 98% मास जो होगा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो 98% मास होगा वो किससे बनेगा? तो आप याद कर सकते हो कौन कैप से। किसे याद कर सकते हो? कौन कैप, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस से। और एक चीज जो रह गई थी यहां पे कि कुछ गोल्ड पार्टिकल्स, यानी अगर मैं बोलूं तो ये 6th पॉइंट हो गया, कुछ ऐसे भी पार्ट स्मॉल अमाउंट में गोल्ड पार्टिकल पाए जाते हैं 3 चीजों में। एक होगा इक्विसेटम, दूसरा बोला था मस्टर्ड, और फिर तीसरा जो पहले ही पढ़ चुके हैं इक्विलिप्टस। ये सारी पॉइंट्स हमने पढ़े। एक पॉइंट मैं आपको नोट में बताना चाहता हूं। पहले आज का ये जो पूरा है प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट कौन से होंगे? कौन? सौरभ। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। फ्रेमवर्क एलिमेंट कौन होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्रिटिकल एलिमेंट्स कौन होंगे? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। क्लोरोफिल को बर्न करोगे तो क्या बचेगा? मैग्नीशियम। लिविंग ऑर्गेनिज्म का 98% मास होगा, वो किससे बना होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। और कुछ स्मॉल अमाउंट में गोल्ड पार्टिकल पाए जाते हैं इक्विसिटम, मस्टर्ड और इक्विलिप्टस में। एक चीज जो नोट में आप डाल के लिखिएगा, दो टर्म बड़े इंपॉर्टेंट है, ट्रेस एलिमेंट्स और दूसरा ट्रेसर एलिमेंट। ओके, इन दोनों में डिफरेंस है। ट्रेस एलिमेंट, ट्रेस मीन्स होता है कम मात्रा में। जैसे मैंने बोला कि प्लांट्स में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो न्यूट्रिएंट्स या तो मिनरल्स लार्ज अमाउंट में चाहिए तो उनको हमने क्या बोला था? मैक्रो। क्या बोला था? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो कम अमाउंट में चाहिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो ट्रेस है, ट्रेस का मतलब ही होता है क्या होगा भैया? ये कम अमाउंट वाले। तो ट्रेस एलिमेंट्स ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे इसको? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे?
एज जो एलिमेंट जिनकी रिक्वायरमेंट कम है उनको क्या बोलते थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो जो ट्रेस एलिमेंट्स जो भी होंगे, सो ट्रेस एलिमेंट्स कौन से होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो भी मोनी, कॉल, भुवन, फेकू, मंजन, ये ट्रिक से मैंने बता दिया, मोलिब्डेनम, कॉल, क्लोरीन, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। तो ट्रेस एलिमेंट में कौन आएंगे, सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, क्लियर है। और जो ट्रेसर एलिमेंट्स होते हैं ये होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और रेडियो आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं इसको, रेडियो आइसोटोप्स। अब ये रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, सो रेडियो आइसोटोप्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं और वो एनर्जी लिबरेट करके किस में आना चाहते हैं, स्टेबल कंपाउंड बनाना चाहते हैं। तो ट्रेसर एलिमेंट का अगर एग्जांपल दूं, कार्बन 614, दिस एज वी नो दैट द कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा वो 12 होता है, लेकिन यहां पे 14 है, यानी ये कौन सा एलिमेंट है, रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन। अगर दूसरा एग्जांपल देगा सोडियम 2311, ये भी क्या है, एक रेडियो आइसोटोप है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर ट्रेस एलिमेंट कहीं दे रखा है तो किसके बारे में पूछ रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अगर वो ट्रेसर एलिमेंट के बारे में दे रखा है तो किसके बारे में पूछ रहा है, रेडियो आइसोटोप के बारे में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर माय दिस वीडियो। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो हिट करें लाइक बटन और सब्सक्राइब करें, कीप सपोर्टिंग मी, ताकि मैं भी आगे बढ़ता रहूं और मुझे हौसला मिले नई नई वीडियोस अपलोड करने के लिए। एंड कुछ समय बाद मैं फिर इसका नेक्स्ट सेक्शन ऑफ वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू ऑल।